हेलो दोस्तों, आज हो गया 31 जुलाई 2023 दिन सोमवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 2 साल में 13 लाख से ज्यादा महिलाएं लापता और इनमें से 2,51,000 महिलाएं नाबालिग हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 2 लाख मामले बताए जा रहे हैं और इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल का नंबर आ रहा है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में लापता महिलाओं के आंकड़े बताए हैं और इसके मुताबिक 2019 से लेकर 2021 के बीच देश भर से 13,13,078 महिलाएं लापता हुई हैं। इसमें 10,61,430 महिलाएं 18 साल के ऊपर की हैं, वहीं 2,51,430 नाबालिग हैं। सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से आए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के मामले आ गए हैं। मध्य प्रदेश में लापता महिलाओं के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। इन 2 सालों में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक मध्य प्रदेश से कुल 1,98,414 महिलाओं के लापता होने की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं पश्चिम बंगाल से 1,93,511 महिलाएं लापता हुई हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। दिल्ली में 61,054 लापता मामले दर्ज हुए हैं। वहीं सरकार ने आंकड़ों को संसद में पेश करने के दौरान यह भी कहा कि हमने महिला सुरक्षा के लिए पहल की है। यौन हिंसा के खिलाफ कानूनों को सख्त किया जाएगा, जिसमें क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013 भी शामिल है। साथ ही सरकार ने संसद में कहा कि इसके लिए हमने पूरे देश में इमरजेंसी नंबर 112 लॉन्च किया है, जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होगा और जहां से भी फोन आएगा वहां की लोकेशन ट्रैक कर लेगा। वहीं बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में आतंकी हमले में 44 लोगों की मौत हो गई है। जमियत उलेमा इस्लाम की रैली में ब्लास्ट हो गया, 200 घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य के बाजौर में रविवार को एक पॉलिटिकल रैली में ब्लास्ट हुआ। पुलिस ने इसे आतंकी हमला बताया है। वहीं मन की बात का 103वां एपिसोड, पीएम मोदी ने कहा कि शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलेगा और इस साल भी हर घर तिरंगा फहराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई को मन की बात प्रोग्राम के जरिए देशवासियों से बातचीत की है। मन की बात के 103वें एपिसोड को सुबह 11 बजे टेलीकास्ट किया गया था। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में अमृत महोत्सव की गूंज है। 15 अगस्त पास में है और शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा और इसके तहत हमारे देश भर में हमारे शहीदों की याद में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसे पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। वहीं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाने का काम चल रहा है। देशवासी पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जल संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का भी रिकॉर्ड बनाया गया है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका ने हमें 100 से ज्यादा दुर्लभ और प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटाई हैं और ये कलाकृतियां 2,500 साल से लेकर 250 साल तक पुरानी है और इनका नाता देश के अलग अलग क्षेत्रों से है। वहीं बड़ी खबर राजस्थान को लेकर आ रही है। अब कभी भी माफ हो सकता है किसान भाइयों का लोन यानी कर्ज। राजस्थान सरकार कर्ज राहत आयोग बनाएगी। बैंक भी किसानों की जमीन नीलाम नहीं कर पाएंगे। यानी राजस्थान सरकार किसान भाइयों को लुभाने के लिए बिल लेकर आ रही है। किसान कर्ज राहत आयोग बिल को 2 अगस्त को विधानसभा में पेश करके पारित करवाने की तैयारियां और ये बिल पारित होने के बाद किसान कर्ज राहत आयोग बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा और इस तरह का आयोग बनने के बाद बैंक और कोई भी फाइनेंशियल संस्था किसी भी कारण से फसल खराब होने की हालत में लोन वसूली का प्रेशर नहीं बना सकेंगे। किसान फसल खराब होने पर कर्ज माफी की मांग करते हुए इस आयोग में आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान में किसान भाइयों के लिए बड़ी सौगात आने वाली है। वहीं धरती के अंदर भी क्लाइमेट चेंज, ऊंची इमारतों को खतरा। तापमान बढ़ने से जमीन फैल रही है या फिर सिकुड़ रही है और इससे बिल्डिंग की नींव कमजोर होती है। साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और इस वजह से अंडरग्राउंड क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है। इसके लिए हमारे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो शहरों में बन रही बहुमंजिला इमारतें अंडरग्राउंड क्लाइमेट चेंज के हिसाब से डिजाइन नहीं की गई है। इमारतों और अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन से निकलने वाली गर्मी से धरती का तापमान हर 10 साल में 0.1 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है। जमीन के गर्म होने से उसका डिफॉर्मेशन, विरूपण होता है, यानी जमीन या तो फैलने या सिकुड़ने लगती है और इस कारण इमारतों की नींव कमजोर पड़ने लगती है और इमारतों में दरारें आ सकती हैं। इससे इनके तबाह होने का खतरा बढ़ जाता है। 1 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी का पुणे दौरा, कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अगस्त को पुणे के दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी
झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। वहीं बड़ी खबर है, नाटो से टक्कर के लिए रूस है तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह साफ साफ कहा कि हम नाटो से जंग नहीं चाहते हैं, मगर हालात ऐसे बने तो रूस इसके लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति के इस बयान ने हलचल मचा दी है। वहीं आपको बता दें, यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ ड्रोन से अटैक किया, मॉस्को एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा और ताबड़तोड़ हमला बोला है। रूस की राजधानी मॉस्को की 2 इमारतों को यूक्रेन ने ड्रोन हमला करके निशाना बनाया। हालांकि इन हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं लोकसभा में आज पेश हो सकता है दिल्ली सरकार के अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा बिल। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार को लेकर 19 मई को यह अध्यादेश लाया गया था और ऐसे में इसे कानून का रूप देने के लिए संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है। फिलहाल खबर है कि केंद्र सरकार दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े बिल को आज यानी सोमवार को लोकसभा में पेश कर सकती है। चीन की इकोनॉमी के बुरे हाल चल रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों को खरीदार नहीं मिल रहे हैं। कोविड के बाद चीन की इकोनॉमी लगातार पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी हालत बहुत सुधरे नहीं है और इसके चलते चीन में काम करने वाली कई मल्टीनेशनल कंपनियों को अपने प्रोडक्ट के खरीदार ही नहीं मिल रहे हैं और वह भारत जैसे दूसरे मार्केट का रुख कर रही है। यानी चीन को लेकर इस समय पूरी दुनिया काफी फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है और इसकी वजह कोविड के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में नरमी का दौर चल रहा है। यानी लगातार कोशिशें करने के बावजूद भी चीन के हालात सुधरे नहीं है। वहीं दिल्ली में डेंगू के खतरनाक स्ट्रेन ने चिंता बढ़ाई है। बरसात के साथ ही बीमारियों और संक्रमणों का दौर भी शुरू हो चुका है। बीते दिनों जहां आई फ्लू के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, वहीं अब दिल्ली में डेंगू के खतरनाक स्ट्रेन का भी पता चला है और इस स्ट्रेन ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि गंभीर विषय यह है कि डेंगू से पीड़ित मरीजों की जांच के दौरान राज्य में इस बीमारी के खतरनाक स्ट्रेन DENV2 का पता चला है। विशेषज्ञों के मुताबिक डेंगू का यह स्ट्रेन हमारे लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। साथ ही इसकी वजह से रक्तस्रावी बुखार होने का खतरा भी बढ़ सकता है। यानी डेंगू वायरस के जो सीरोटाइप हैं DENV2, DENV3 और DENV4 में से DENV2 को ज्यादा गंभीर माना जाता है। हालांकि इसमें मृत्यु दर ज्यादा नहीं होती है, लेकिन अगर ये दूसरी बार होता है तो अक्सर जानलेवा साबित होता है। आपको बता दें, डेंगू DENV2 के जो लक्षण है वो तेज बुखार, सिर दर्द, मतली, उल्टी, आंखों के पीछे दर्द होना, ग्रंथियों में सूजन होना, दाने के साथ साथ मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों या जोड़ों में दर्द, सोच या उल्टी के साथ खून आना। इसलिए सावधानी जरूर बरतें। वहीं एनपीएस को लेकर नियमों में बदलाव हुआ है। अब नहीं देना होगा ये चार्ज। पेंशन निकालने का नियम आसान हुआ है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 27 जुलाई 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी करके एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम से बाहर निकलने के लिए नियमों को आसान बना दिया है। एनपीएस के करोड़ों सब्सक्राइबर्स को फायदा मिलेगा। नोटिफिकेशन में बताया गया कि अब एनपीएस सब्सक्राइबर्स पेंशन फंड से बाहर निकलकर किसी भी सालाना योजना का चुनाव कर सकते हैं और बड़ी बात यह रहेगी कि इसके लिए सब्सक्राइबर से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर कोई इस पेंशन स्कीम को छोड़कर बाहर निकलना चाहता है तो वह आसानी से ऐसा कर सकता है। इसरो ने सिंगापुर के 7 सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसमें 360 किलो वजन वाला DSSAR जो हर मौसम में दिन रात हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर की 7 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 के बाद इसरो ने यह फिर बड़ा कमाल किया। 7 विदेशी सैटेलाइट को लेकर PSLV C56 ने उड़ान भरी है। और हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 के बाद अब इसरो का क्या है इस साल का प्लान, चेयरमैन S सोमनाथ ने खुद खुलासा किया है। इसरो के चेयरमैन ने बताया कि इसरो ने अगले कुछ महीनों में गतिविधियों की एक श्रृंखला तैयार की है और वह इस साल GSLV लॉन्च सहित कई रोमांचक मिशन को अंजाम देगा। जल्द ही अगस्त के महीने या सितंबर की शुरुआत में एक और PSLV मिशन को अंजाम दिया जाएगा। बड़ी खबर है, आज संसद के बाहर मीडिया से बात करेंगे। मणिपुर से लौटे सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा सदन में अनुभव साझा करें। दिल्ली संसद में मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन इसी बीच मणिपुर में जातीय हिंसा भी जारी है और इस कारण दोनों सदनों में विपक्ष भारी हंगामा कर रहा है और सरकार से इस मुद्दे पर बहस करने और पीएम मोदी के बयान पर अड़ा है। वहीं विपक्षी गुट भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी इंडिया के 16 दलों के 21 सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को मणिपुर पहुंचा था और रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लौट आया। इसके बाद भाजपा ने कहा कि विपक्ष संसद में आए और बहस करें, साथ ही मणिपुर के अपने अनुभव साझा करें। बड़ी खबर आरबीआई से जुड़ी हुई है। आरबीआई को ब्याज दर पर यथास्थिति बनाए रखना चाहिए। विशेषज्ञों ने इस तरह की राय दी है। 8 से 10 अगस्त को एमपीसी की बैठक भी होने वाली है। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में होने वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक 8 से 10 अगस्त को होगी और नीतिगत निर्णय जो लिए जाएंगे बैठक में उनकी घोषणा 10 अगस्त को आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास द्वारा की जाएगी। बड़ी खबर है, शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगों के लिए 5% कोटा सुनिश्चित करें दिल्ली सरकार। हाईकोर्ट ने इस तरह का निर्देश जारी किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी की सरकार को निर्देश दिया कि वे सभी शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगों के लिए 5% आरक्षण सुनिश्चित करें। जो दिव्यांगजन अधिकारी
अधिकार अधिनियम के तहत अनिवार्य है। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों, सीमा, सचिन और अंजू से जुड़ी खबरें भी जान लेते हैं। सीमा और सचिन खाने पीने को मोहताज हो रहे हैं। घर के बाहर पुलिस का पहरा, काम पर जाने की परमिशन नहीं। पिता ने कहा कि घर में कुछ नहीं बचा है। पाकिस्तान से अपने प्रेमी सचिन के पास ग्रेटर नोएडा आई सीमा हैदर इन दिनों घर में कैद है। उसके साथ सचिन और उसके पिता नेत्रपाल समेत 8 लोग घर में बताए जा रहे हैं। घर के बाहर पुलिस का पहरा है। इन लोगों को घर से बाहर आने जाने की इजाजत नहीं है। इससे सचिन के परिवार के आगे रोजी रोटी का भी संकट पैदा हो रहा है। वहीं सचिन और सीमा ने अपने घर के मेन गेट पर एक पोस्टर भी चिपका दिया है। इस पर उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, मीडिया प्लीज रेस्पेक्ट माई प्राइवेसी। यानी राशन और पैसे खत्म हो रहे हैं, आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं सीमा और सचिन। घर वाले बोले कि कमाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या। वहीं सीमा पाकिस्तानी जासूस है या नहीं, खुफिया एजेंसियों को तकनीकी साक्ष्यों से ये बात पता चली है। फिलहाल पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के जासूस होने के संबंध में चल रही चर्चाओं पर विराम लग गया है। जांच एजेंसी के अलावा अन्य खुफिया एजेंसी की जांच में सीमा के जासूस होने का कोई तकनीकी साक्ष्य नहीं मिला है। उसके पाकिस्तानी मोबाइल का डेटा भी रिकवर हुआ है। 8 मई को खरीदे गए मोबाइल से सीमा ने सचिन के अलावा एजेंट और कई अन्य लोगों को फोन किया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि उसमें एक भी नंबर ऐसा नहीं मिला जो कि आईएसआई से संबंधित हो। जांच में होटल से भी कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं जो कि सीमा की गतिविधि को संदिग्ध बता सके। सूत्रों ने यह दावा किया कि खुफिया एजेंसी ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है, जिसमें सीमा के जासूस नहीं होने की बात कही गई है। हालांकि सीमा की सुरक्षा को लेकर जांच रिपोर्ट में चिंता व्यक्त की गई है। वहीं यह भी चर्चा है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है, जिससे उसके फॉलोअर भी दुखी हैं। वहीं इंटरनेट मीडिया पर सीमा हैदर के गर्भवती होने की चर्चाएं भी चल रही हैं। दावा किया गया कि सचिन चेकअप कराने के लिए भी गया था, जिससे सीमा के गर्भवती होने की चर्चाओं को और बल मिला। अब सचिन इस बात से परेशान है कि अगर सीमा हैदर पाकिस्तान वापस जाती है तो उसके बच्चे का भविष्य क्या होगा। चलिए इसके अलावा दोस्तों अंजू से जुड़ा अपडेट आ रहा है। अंजू किसी को भी दे सकती है धोखा, पति अरविंद ने TV9 से ये बड़े खुलासे किए हैं। पाकिस्तान गई अंजू का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने भारतीय पति अरविंद से लड़ाई कर रही है। वहीं इन सभी बातों के बीच एक एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आ रही है। दरअसल अंजू ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत के दौरान एक बार फिर शादी की बात को झूठा साबित किया है। वैसे आपको बता दें, राजस्थान के अलवर जिले से पाकिस्तान पहुंची अंजू को अब पाकिस्तान से बहुत तोहफे भी मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि वहां के एक बड़े बिजनेसमैन ने कथित इस्लाम कबूलने पर अंजू को एक 40 लाख का फ्लैट और चेक के जरिए कुछ राशि भी दी है। इसके बाद लग रहा था कि अंजू और नसरुल्लाह की निकाह की खबरों को लेकर जो संदेह था वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंजू ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत के दौरान एक बार फिर शादी की बात को झूठा साबित किया है। अंजू ने कहा कि मेरी बेटी डरी हुई है और सब परेशान हो रहे हैं, मेरी बात नहीं हो पा रही है। जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, निकाह की बात फेक है। साथ ही उसने कहा कि अभी मेरा वीजा है, आ जाऊंगी आराम से। और हाँ, अंजू कब आएगी भारत, व्हाट्सएप चैट पर पाकिस्तान से नसरुल्लाह ने एक बड़ा खुलासा किया। अंजू ये दावा करती रही है कि वीजा खत्म होने से पहले वह भारत लौट आएगी, लेकिन अब उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने यह दावा किया कि वह भारत कभी नहीं लौटेगी। प्यार अंधा होता है। इन तमाम खबरों के अलावा फेसबुक वाले प्यार के लिए एक और सीमा पार, श्रीलंका से आकर शादी रचाई। अब पुलिस ने वार्निंग दी है। यानी इन दिनों हमारे देश में सीमा हैदर और अंजू मीणा से फातिमा बनी महिला की चर्चा जोरों पर चल रही है। एक तरफ जहां PUBG पर दोस्ती करके सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आ गई, वहीं अंजू फेसबुक पर दोस्ती करके पाकिस्तान चली गई। अब एक और इसी तरह का मामला सामने आया है। श्रीलंका की एक 25 साल की महिला ने भारत आकर 28 साल के लक्ष्मण नाम के युवक से शादी कर ली। लक्ष्मण आंध्र प्रदेश के चित्तूर के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक 6 साल पहले दोनों की फेसबुक पर ही दोस्ती हुई थी और इसके बाद वे टूरिस्ट वीजा पर भारत आए और यहीं शादी भी कर ली। सोशल मीडिया पर शादी की खबर वायरल होने लगी तो पुलिस ने उस लड़की पर सख्ती दिखाई। दरअसल उनका वीजा खत्म हो चुका है। पुलिस ने कहा कि उन्हें 15 अगस्त तक या तो वीजा बढ़वाना होगा या फिर देश छोड़ना होगा। वहीं कुल्लू से जुड़ी बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से। कुल्लू जिले में 5 अगस्त तक बंद रहेंगे सरकारी और निजी स्कूल। लगातार मौसम खराब है, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है। वहीं सख्त फैसला हरियाणा में। आज से लिपिकों के बिना होगी रजिस्ट्री। सरकार लागू करेगी नो वर्क नो पे का नियम। सॉफ्टवेयर में बदलाव कर वेब हैरिस प्रणाली में रजिस्ट्री क्लर्क का लॉगिन हटाया गया। अब सीधे ही तहसीलदार के पास रजिस्ट्री का आवेदन पहुंचेगा और वहीं से रजिस्ट्री हो जाएगी। 5 जुलाई से लिपिकों की हड़ताल के कारण रजिस्ट्री का काम रुका हुआ है, लेकिन अब सरकार ने रजिस्ट्री के काम को दोबारा शुरू कराने के लिए फैसला ले लिया है। सरकार ने लिपिकों की भूमिका को खत्म कर दिया है। रजिस्ट्री का आवेदन अब सीधे तहसीलदार के पास जाएगा और वहीं से रजिस्ट्री होगी। वहीं हरियाणा में कर्मचारियों की सुविधा के लिए जिलों में EPF कार्यालय खुलेंगे। ओबीसी आरक्षण में बंटवारे पर जल्दी हो सकता है फैसला। 3 हिस्सों में बटेगा आरक्षण। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि रोहिणी आयोग अपनी रिपोर्ट जल्द ही केंद्र सरकार को सौंपने वाली है। इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के लागू होने पर पिछड़ी जातियों के 27% आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटे जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं अभी रद्द रहेगी गो फर्स्ट एयरलाइन की उड़ानें। कंपनी ने यात्रियों से परेशानी के लिए माफी मांगी है। गो फर्स्ट एयरलाइन ने रविवार को ट्वीट किया और कहा कि परिचालन कारणों से गो फर्स्ट की
की 31 जुलाई 2023 तक की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। असुविधा के लिए हम माफी मांगते हैं। वहीं टमाटर के भाव ऑल टाइम हाई पर। छत्तीसगढ़ में पहली बार 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। जगदलपुर समेत कई शहरों में दाम बढ़ गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में अब लोगों को बिजली दफ्तर जाने की जरूरत नहीं। मोर बिजली ऐप में अब मिलेंगी 36 तरह की सुविधाएं। बिल भुगतान और इंजीनियरों के नंबर भी उपलब्ध होंगे। छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के मोर बिजली ऐप में अब लोगों को 36 तरह की सुविधाएं मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार की पहल से एसटी में शामिल हुई 12 जातियां। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर, अहमदाबाद में राजस्थान हॉस्पिटल के बेसमेंट में आग लग गई। सभी 106 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। गुजरात के अहमदाबाद में रविवार को राजस्थान हॉस्पिटल के बेसमेंट में आग लगी। यह अस्पताल कई मंजिला है। बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाने में दमकल की करीब 30 गाड़ियों को 5 घंटों का समय लगा। बीओआई ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। स्पेशल एफडी मानसून डिपॉजिट भी शुरू की गई है और इसमें 7.25% इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया यानी बीओआई ने एफडी की ब्याज दरों में कटौती की है। अब बैंक में साल की एफडी कराने पर आपको 6% सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं राजस्थान में 82 डिप्टी एसपी के तबादले हुए हैं। जयपुर में 7 एसीपी बदले गए। पहले को बिना हटाए उनकी जगह दूसरे लगाए। साथ ही आईटीआर फाइलिंग से जुड़ी खबर है। इनकम टैक्स विभाग ने आंकड़ा जारी किया है। 5 करोड़ 83 लाख लोगों ने आईटीआर भरा है। यानी टैक्स सिस्टम पर अब लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। बड़ी खबर आ रही है, आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट देंगे सीबीएसई टीचर्स को ट्रेनिंग। साइन किए 12 एमओयू। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर, इस राज्य में महंगाई से मिलेगी राहत। सरकार गेहूं और आटे की होम डिलीवरी करेगी। पंजाब की जनता को अब बारिश से गेहूं और आटा खरीदने के लिए पंक्तियों में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उनके घर पर ही आटे और गेहूं पहुंच जाएंगे। सरकार की सुविधा पर कैबिनेट की मुहर भी लग गई है। अब पंजाब में पैकेट बंद आटा और गेहूं की होम डिलीवरी होगी। वहीं देश की बेटियों ने जीता स्पेनिश हॉकी फेडरेशन टूर्नामेंट। भारतीय टीम ने स्पेन को फाइनल में 3-0 से हराया। आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम ने पहले क्वार्टर से ही मजबूत शुरुआत की थी। खिलाड़ियों ने सतर्कता बरतते हुए छोटे और सटीक पास से अनुशासित प्रदर्शन जारी रखा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए रविवार को मेजबान स्पेन पर 3-0 से हराकर स्पेनिश हॉकी महासंघ की 100वीं वर्षगांठ पर हो रहे स्पेनिश हॉकी फेडरेशन टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। बेटियों की इस मेहनत और सफलता के लिए एक लाइक यहाँ पर जरूर करिएगा। वहीं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी के किसानों के लिए खुशखबर आई है। योगी सरकार खेत सुरक्षा योजना ला रही है और इसी महीने से यह लागू होने की संभावना है। आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए ये योजना लाई जा रही है। यूपी में आवारा पशुओं खास तौर पर नीलगाय से किसान बहुत परेशान है। इस योजना के तहत खेतों में सोलर फेंसिंग की बाड़ लगाई जाएगी। वहीं राजस्थान से जुड़ा अपडेट आ रहा है। सीएम अशोक गहलोत के आदेश के बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सिरोही के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात है। टीएसपी क्षेत्र में नॉन टीएसपी क्षेत्र के कर्मचारी बहुत सालों से ट्रांसफर की मांग कर रहे थे, जिसके बाद रविवार 30 जुलाई को सीएम अशोक गहलोत ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वहीं आईआईएम कैट के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया। 2 अगस्त से आवेदन शुरू होंगे। देश के आईआईएम संस्थानों में मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा आईआईएम कैट 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के इस अस्पताल में खुला पहला न्यूरो कमांड सेंटर। आधुनिक मशीनों से उपचार होगा, जल्दी मरीज ठीक होंगे। बदलती लाइफस्टाइल और दौड़ती जिंदगी के कारण अब लोग छोटी उम्र में ही कई प्रकार की बीमारियों के शिकार होने लगे हैं। दिमाग और नसों से जुड़ी बीमारी भी दिल्ली एनसीआर में काफी मरीजों को हो रही है, जिसमें कई युवा भी शामिल हैं। और इन सबको देखते हुए गाजियाबाद के वैशाली स्थित मैक्स अस्पताल में एडवांस न्यूरो कमांड सेंटर खोला गया है और इस सेंटर में एडवांस उपचार से मरीजों को स्ट्रोक, ब्लड क्लॉट, ब्रेन हेमरेज, लकवा आदि समस्याओं में हाईटेक मशीनों के साथ तुरंत उपचार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख उम्मीदवारों के लिए गुड न्यूज आई है। 10 साल बाद फीस वापसी होगी, यानी भर्ती फीस वापस की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को 10 दिन में अभ्यर्थियों की फीस वापस करने को कहा है। दरअसल यूपी में साल 2011 में ट्रेनी शिक्षक के 72,825 पदों पर टीईटी मेरिट के आधार पर भर्ती निकाली गई थी। 290 करोड़ रुपए जमा हुए थे। वहीं मध्य प्रदेश में अब 70,000 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर रोक। सरकार को कलेक्टर का तबादला करने से पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। 2 अगस्त से प्रारंभ होने जा रहे मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य को देखते हुए ये व्यवस्था लागू की गई है। वहीं मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कीर समाज कल्याण बोर्ड का गठन का ऐलान किया है। अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। सीएम हाउस में कीर समाज का सम्मेलन हुआ और इसमें मुख्यमंत्री जी ने कीर समाज के हित में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। चलिए बड़ी खबर है, स्वरोजगार शुरू कर सकेंगे ट्रांसजेंडर, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, प्लम्बर, ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रांसजेंडरों के पास रोजगार का अभाव होने से वे आजीविका के लिए ट्रेन, बस और सार्वजनिक स्थलों पर गीत और नृत्य करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन राज्य सरकार ने नियोजन सेवा का विस्तार नामक एक नई स्कीम बनाई है। बिहार से जुड़ी खबर है। ये स्कीम प्रदेश के सभी 38 जिलों में चलाई जाएगी और स्कीम के तहत इलेक्ट्रीशियन, फीटर, प्लम्बर, ब्यूटिशियन के लिए ट्रांसजेंडर्स को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। मोबाइल रिपेयरिंग
और इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग का कोर्स भी कराया जाएगा। स्वरोजगार शुरू करने के लिए नियोजन विभाग करीब 5,000 रुपए की लागत का एक टूल किट भी दे रहा है, ताकि प्रशिक्षण के बाद ट्रांसजेंडर बेकार ना बैठे और पुराने पैसे की ओर ना लौटे। वहीं बड़ी खबर है, स्टाइल के साथ पूरी सेफ्टी, स्टील बर्ड ने लॉन्च किया नया IGN 8 हेलमेट, जिसमें स्टाइल और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। बात करें तो स्टील बर्ड के इस नए IGN 8 हेलमेट की कीमत 4,699 रुपए से शुरू होती है। ये अलग अलग साइज में आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 31 जुलाई 2023 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का अपडेट है। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, विदर्भ, कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश और पूर्वी राजस्थान और गंगीय पश्चिम बंगाल में 1 या 2 स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। इसके अलावा सिक्किम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना के कुछ इलाके, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, लक्षद्वीप और सौराष्ट्र और कच्छ में भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिए। हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।